हेलो एवरीवन। आज आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास है आपके अकाउंट्स की। आज हम सिंपल वर्ड मीनिंग करने वाले हैं जो हमारे अकाउंट्स में बार बार टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। वर्ड मीनिंग, आज वर्ड मीनिंग करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहला वर्ड है और बहुत ज्यादा यूज होगा, वो है एसेट्स। शायद आपको पता हो एसेट्स होते क्या होती है एसेट। कई बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि मेरे पास इतनी एसेट है। एसेट का डिक्शनरी मीनिंग है संपत्ति, हमारी संपत्ति, हमारी वेल्थ, उसे कहते हैं हम एसेट। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरी एसेट क्या है तो एसेट के एग्जाम्पल क्या होंगे। मेरे पास जो कैश पड़ा है, पैसा, वो मेरी एसेट है, मेरी एसेट है ना, मेरी संपत्ति है। मेरा जो बैंक बैलेंस है वो भी मेरी एसेट है। मेरे पास जो फर्नीचर है वो भी मेरी एसेट है। ठीक है, एसेट का मतलब समझ में आ रहा है। और मेरे पास कोई लैंड है या बिल्डिंग है, वो मेरी एसेट है। मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, वो मेरी एसेट है। मेरे पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब जो दुकान पे माल बेचते हैं ना, जो बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं, उसे स्टॉक या गुड्स बोलते हैं। तो ये भी मेरी एसेट है। ध्यान रखना, यहां मैं एसेट की बात कर रहा हूं, बिजनेस की एसेट की। ये नहीं कि घर की एसेट में कहूं कि जी घर पे मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है, वो भी तो मेरी एसेट है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो मेरी एसेट है। लेकिन हम यहाँ पे जो टर्म्स की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस की एसेट। मेरी का मतलब यहां पर बिजनेस से है कि अगर मेरी कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है या मेरी कोई फैक्ट्री है तो मैं उस फैक्ट्री की एसेट की बात कर रहा हूं, उस बिजनेस की एसेट की बात कर रहा हूं। ठीक है। और क्या क्या एसेट हो सकती है हमारी, जैसे कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक। अगर कोई मेरे पास हो सकता है, हमने बिजनेस में अपना एक कोई ट्रक रखा हुआ है माल पहुंचाने के लिए, तो वो भी हमारी एसेट है। और अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है तो वो भी हमारी एसेट है। अगर डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है, देखो डेटर, इसे हम डेटर पढ़ते हैं, DEBTOR, बी साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं हम इसे। डेटर का मतलब होता है देनदार, ये भी हमारी एसेट है। वो कैसे, अगर मैंने मान लिया बिजनेस में किसी को उधार में माल दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, तो क्या वो 10,000 किसके हैं, मेरे लिए है, मेरे ही है ना वो 10,000, मतलब हमारे बिजनेस के है ना, हमें लेने हैं ना पैसे उससे, तो उसे बोलेंगे डेटर, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। तो जब मैं अपनी एसेट को काउंट करूंगा कि जी मेरे पास इतना कैश है, इतना मेरे बैंक में पड़ा है, मेरे पास इतने का फर्नीचर है, मेरे पास इतने की कार है, इतने की मशीन है, तो ये भी तो गिनूंगा कि मैंने 10,000 उससे लेने हैं, है ना। तो इसलिए डेटर भी हमारी एसेट होती है। तो ये एसेट खत्म नहीं होगी, ऐसे बहुत सारी एसेट्स हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। फिलहाल मैं आपको एसेट वर्ड का मीनिंग समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड है इसमें जो बार बार यूज होगा, वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, अगर जैसे बिजनेस में हमारे पास एसेट होती है, संपत्ति होती है, ऐसे बिजनेस के ऊपर कुछ दायित्व भी होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। कुछ सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस के ऊपर कुछ कर्जा भी होता है। बिजनेस के ऊपर कैसे, जैसे कि हो सकता है बिजनेस ने लोन ले रखा हो, है ना, बैंक से। हो सकता है बिजनेस ने कुछ बिल्स, पेबल, पेबल का मतलब अभी बिल्स पे करने हैं, जैसे कि बिजनेस में बिजली का बिल आ गया, पे नहीं किया, तो बिजनेस के ऊपर एक कर्जा है ना, अभी पे तो करना है, बिल्स पेबल, है ना। और जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स, ये भी हमारी लायबिलिटी है बिजनेस की। क्रेडिटर्स क्या होता है, मतलब लेनदार। जैसे मैंने आपको बताया डेटर होता है ना, डेटर मतलब कि हमने किसी को उधार में माल दिया, हमने उससे पैसे लेने हैं, तो हमारा डेटर कहलाता है। और ऐसे ही अगर हमने भी तो कहीं से उधार माल लिया होगा ना, है ना। अगर मैं एक दुकानदार हूं तो मैं उधार में बेचता हूं, तो जिसको बेचा हो मेरा डेटर। अगर मैं कहीं से खरीदता हूं उधार में, तो वो मेरा क्रेडिटर, लेनदार। तो वो भी तो एक बिजनेस के ऊपर एक कर्जा ही है ना। तो इसी तरह से ऐसे और भी बहुत सारी आएंगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको लायबिलिटी वर्ड का मतलब जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया। उसके बाद एक वर्ड हमें जो और समझना है वो वर्ड है
प्रोप्राइटर। ये प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मीन्स जो ऑनर होता है बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का जो मालिक होता है, वो उसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, ऑनर ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि मान लिया मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं इस इंस्टीट्यूट का प्रोप्राइटर हूं, मालिक। फोर्थ, आपको एक वर्ड और समझना है, और वो वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल आपने सुना होगा, पूंजी। बिजनेस के अंदर हम पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। कौन लगाता है कैपिटल? ऑब्वियसली जो बिजनेस का मालिक है वही उसके अंदर कैपिटल लगाने की, जो प्रोप्राइटर है वो ही कैपिटल लगाता है बिजनेस में, है ना। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अब जैसे कोई भी हमें बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो फ्री में तो होगा नहीं, कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तो लगाना पड़ेगा ना, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियली जो हमें पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैपिटल होता है। और ये कैपिटल कौन लगाता है? मैंने बताया, प्रोप्राइटर लगाता है। अब ये नहीं कि एक ही बार लगाता हुआ पैसा, हो सकता है बिजनेस में 6 महीने बाद उसको लगे कि अभी तो पैसा और चाहिए बिजनेस में, तो फिर वो और पैसा लगाएगा, उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। कि उसने और अतिरिक्त पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल वर्ड। और एक वर्ड है ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स वो नहीं है जो आर्ट वाली ड्राइंग्स है, वो नहीं है ये। ड्राइंग्स मतलब होता है कि जब बिजनेस में से पैसा वापस निकाल लिया जाता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। यानी कि टू विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला जाता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक, जैसे कि देखो, ये एक बिजनेस है और ये उसका प्रोप्राइटर। ध्यान रखना, बिजनेस और प्रोप्राइटर दो अलग अलग बातें हैं। मतलब ये प्रोप्राइटर बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो क्या लगाता है? इसमें कैपिटल लगाता है। और जब इसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, इस सर्कल को याद रखना कि प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल, और जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने घर के खर्चों के लिए, या किसी भी वजह से उसने पैसा निकाला अपने घर के खर्चे के लिए या पर्सनल खर्च, लिखा ना, पर्सनल यूज के लिए अगर उसने पैसा निकाला तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ और समझनीय चीजें वो भी मैं बताता हूं। एक आपको वर्ड समझना है, डेप्रीसिएशन। मालूम होगा शायद आपको, नहीं तो समझ लो। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हम एसेट है हमारे पास, मैं पहले लिख देता हूं, रिडक्शन, कमी इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू का कम होना, उससे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लिया हमारे बिजनेस में एक कंप्यूटर लेकर आए हम अपने दुकान के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। तो अगर वो कंप्यूटर मान लिया मैंने लिया था 50,000 रुपए का, 1 साल बाद क्या उस कंप्यूटर की वैल्यू 50,000 ही रहेगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। मान लिया 1 साल बाद उसकी वैल्यू 40,000 रह जाती है। तो वो जो 10,000 रुपए कम हो गए, 10,000 का जो 10,000 रुपए वैल्यू कम हो गई है ना, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना। आपने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपए का, 1 साल बाद वो रह गया 15,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए क्या है? उसमें से कुछ निकल थोड़ी ना कि निकल के भाग गए 5,000 रुपए, नहीं। वो 5,000 रुपए जो वैल्यू उसकी डाउन हो गई है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए यानी कि बिजनेस में जो भी हमारी एसेट होती है ना, एसेट समझते हो, संपत्ति जो होती है बिजनेस की, तो वो जैसे जैसे हम बिजनेस चलाते रहते हैं, चीजें पुरानी होती रहती है, तो वो डेप्रिशिएट होती रहती है।
उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। ठीक है, तो ये वर्ड था डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक और वर्ड है स्टॉक, इसको गुड्स भी बोलते हैं, ये तो मालूम ही होगा। स्टॉक, गुड्स यानी कि माल, दुकान के अंदर जो चीज हमने बेचने के लिए रखी हुई है उसे स्टॉक या गुड्स बोलते हैं। जैसे कि एक फुटवियर शॉप है, फुटवियर शॉप में जितने भी शूज, सैंडल्स, स्लीपर्स वगैरह ये सब रखे हैं, ये उसके लिए स्टॉक है। अब उसकी दुकान में एसी भी लगा हुआ है उसी फुटवियर शॉप में, तो क्या एसी भी स्टॉक है, गुड्स है? नहीं, एसी स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए थोड़ा ना रखा है। वो फुटवियर शॉप है, उसके अंदर जितने भी शूज, स्लीपर्स, ये सब चीजें जो होंगी वो स्टॉक या गुड्स कहलाएंगी, जो बेचने के लिए रखी हैं। ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं, वहां पे शोकेस रखा हुआ है, वहां पर एक एसी लगा हुआ है, एक एलईडी लगाया हुआ है, वो उसकी ही एसेट, वो एसेट है, वो गुड्स नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं है, इसलिए गुड्स नहीं है। तो यानी कि गुड्स किसे बोलते हैं? जो सामान होता है बेचने के लिए। यानी कि अगर एक ग्रोसरी शॉप है, एक परचून की दुकान है, तो वहां पर जितना भी आटा, चीनी, दाल, ये सब जो पड़ा होता है, ये सब उसका स्टॉक है, उसका गुड्स है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड हमने समझना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है कि जिसे बहुत शानदार, जिसे बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू। ड्यू का मतलब जो अभी पेबल है। जैसे अगर मैं कहूं, आपके स्कूल से मैसेज आता है, भाई आपकी इस महीने की फीस आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या हुआ कि अभी देनी बाकी है, ड्यू है, अभी पेबल है, तो आउटस्टैंडिंग उसे बोलते हैं, जो देना बाकी है। ठीक है, तो ये एक ही बात है, आउटस्टैंडिंग या ड्यू या पेबल। एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंस। देखो क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया। यानी कि अगर मैं किसी की सैलरी इस महीने की तो उसको दे ही दी और कहा कि अगले महीने की सैलरी भी आज ही ले ले, तो वो जो 2 महीने की सैलरी मैंने उसको दे दी, 1 महीने की तो सैलरी दी, वो तो देनी ही थी, जो 1 महीने की जो एडवांस में दे दी उसे कहूंगा मैंने प्रीपेड सैलरी। ये प्रीपेड दे दी मैंने, एडवांस में दे दी, यानी कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है। अनएक्सपायर्ड का मतलब मैंने दे तो दिया लेकिन वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, अभी वो कहीं गया नहीं, खर्च नहीं हुआ, वो तो मैंने बस दे दिया है ना। ये मैं कभी भी उससे वापस ले सकता हूं। एग्जाम्पल, मैं मान लिया मैं रेंट पे रहता हूँ, लैंडलॉर्ड आता है, भाई तुम अपना रेंट दो, मैंने कहा ये पकड़ इस महीने का रेंट और ये अगले महीने की भी आज ही ले जा। तो मैंने जो लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया 2 महीने का, उसमें 1 महीने का तो वो रेंट ही है, खर्चा ही है, लेकिन जो एक और महीने का दिया वो प्रीपेड रेंट है ना, एडवांस में, वो पेड इन एडवांस, यानी कि रेंट पेड इन एडवांस है वो, और वो अनएक्सपायर्ड है, वो रेंट अभी खर्च नहीं हुआ है। अगले महीने का जो मैंने आज ही दे दिया वो खर्च नहीं हुआ है, वो अनएक्सपायर्ड, वो एक्सपायर नहीं हुआ है। मैं कभी भी अपने लैंडलॉर्ड के पास जाऊंगा, कहूंगा भाई वो जो मैंने एडवांस दिया था मुझे दे दे वापस, मैं नहीं रह रहा तेरे मकान में, है ना। तो एक्सपायर नहीं हुआ ना। वो कब एक्सपायर होगा कि जैसे अगला महीना भी स्टार्ट हो जाता है और मैं उसका मकान खाली नहीं करता हूं, तो जो मैंने एडवांस में रेंट दे रखा था अब वो एडवांस नहीं कहलाएगा, अब वो खर्च हो गया, मतलब, है ना। एक जो पेड, यानी कि जो हम एडवांस में रेंट पे किया वो जिंदगी भर के लिए एडवांस थोड़ा रहेगा, कभी तो खत्म होगा ना। जिस पीरियड के लिए मैंने एडवांस दिया था, यानी कि मैंने अगले महीने के लिए उसको एडवांस दिया था और अगला महीना शुरू हो गया तो एडवांस खत्म। अब इसमें देखो एक बात बताओ, आपको ये जो आउटस्टैंडिंग है, जो देना बाकी है, और ये प्रीपेड है जो हमने एडवांस में दे दिया, आपको इसका नेचर कैसा लग रहा है? इनमें लग रहा होगा, एक देखो, इनमें से कोई एक चीज लायबिलिटी है और कोई एक चीज एसेट है। आउटस्टैंडिंग
जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मैंने किसी का खर्चा है, बिजली का बिल है, वो आउटस्टैंडिंग है, अभी नहीं दिया है, और यहाँ पर मैंने रेंट है, वो अगले साल का भी मैंने एडवांस में ही दे दिया। तो इन दोनों में से आप बता सकते हो कि कोई एक चीज लायबिलिटी है और कोई एक चीज एसेट है, उसका नेचर। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये एक तरह की लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी? मैंने कहा ना, देखो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, कर्जा है बिजनेस के ऊपर, उसमें बिजली का बिल देना बाकी है, किसी की सैलरी देनी बाकी है, या कोई इंश्योरेंस का पैसा देना बाकी है। तो इसलिए ये एक लायबिलिटी का नेचर हुआ ना इसका। और इसका कैसा नेचर है प्रीपेड एक्सपेंस का? इसका नेचर एक एसेट की तरह है। क्यों है एसेट की तरह? मैंने रेंट अगले साल का आज ही दे दिया, तो वो जो अगले साल का आज ही दे दिया, तो जब तक अगला साल नहीं आता वो पैसे मेरे ही तो है, मैं कभी भी जाके वापस ले सकता हूं। तो मेरे एसेट है ना कि मैंने उससे लेने हैं पैसे। हाँ, जैसे अगला साल आ गया और मैं वहीं पे ही रहता हूं, तो फिर वो जो एडवांस में रेंट दिया था वो तो फिर खत्म हो गया, रेंट में खत्म हो गया, तब्दील हो गया वो। तो इसका मतलब, तो जब तक अगला साल नहीं आता तब तक वो जो एडवांस पैसे दिए मैंने वो मेरी एसेट है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा एक एसेट का एग्जांपल। अभी जब मैंने आपको समझाया था कि एसेट बहुत टाइप की होती हैं और आगे आएंगी, जैसे तो एक और देखो आ गई ना एग्जांपल, एसेट है ना। मैंने बताया था ना, एसेट कैश एक एसेट है, बैंक एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है, मशीन एक एसेट है, कंप्यूटर एक एसेट है। तो उसमें एक तो मैंने बताया था डेटर एक एसेट है। देखो इसमें एक चीज और जुड़ गई कि अगर प्रीपेड हमने किसी को एक्सपेंस दे दिया है तो वो भी तो एक एसेट है ना। ऐसी मैंने लायबिलिटीज के कई सारे एग्जांपल लिए थे ना, कि जैसे कि क्रेडिटर है वो एक लायबिलिटी है, मेरे लेनदार है जो एक लायबिलिटी है, लोन एक लायबिलिटी है जो कर्जा है हमारे सर पे। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर मैंने किसी का पैसा देना है तो वो भी एक लायबिलिटी है। ठीक है, एक चीज और समझो, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा होता है, सबको पता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अब अकाउंट्स में ना जो एक्सपेंडिचर है ये दो टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो टाइप के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये मैं समझा रहा हूं आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, शायद एग्जांपल देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बिजनेस में किसी को सैलरी देनी है, जैसे मैंने रेंट पे करना है एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने वेजेस मजदूरी दी है एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कोई रिपेयर करवाई है बिजनेस में एक्सपेंडिचर। यहां पर मैंने बिजनेस के लिए एसी खरीदा है, एसी परचेज किया है, पैसा खर्च हो गया। जैसे मैंने बिजनेस में एक मशीनरी परचेज की है, पैसा खर्च हो गया। जैसे मैंने मेरी फैक्ट्री में मैंने एक मंजिल ऊपर और कंस्ट्रक्ट करवाई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये भी पैसा खर्च हो गया। तो देखो पैसा यहां भी खर्च हो रहा है, पैसा यहां भी खर्च हो रहा है। कुछ तो एग्जाम्पल से आपको पता लग रहा होगा कि ये वो खर्चे हैं जो हमने पे कर दिए और इसके बदले में हमने सर्विसेज ले ली। सर्विसेज का मतलब इनसे हमने फायदा ले लिया, मतलब पैसा दिया और उनसे सर्विसेज ले ली। जैसे कि मैंने एक एम्प्लॉय रखा था, उससे काम करवाया, उसको सैलरी दे दी। रेंट, यहाँ वहां पर मैं रहा और मैंने उसको किराया दे दिया। बिजली का मैंने कंज्यूम किया, बिजली का बिल दे दिया। वेजेस, एक मजदूर रखा, उससे कुछ सामान उठवाया, पैसे दे दिए। रिपेयर वर्क से एक चीज को रिपेयर कराई, पैसे दे दिए। तो देखो ये सारे एक्सपेंडिचर आपको लग रहे हैं कि हमने जो सर्विसेज ली हैं, मतलब पैसे दिए सर्विस ली है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर आपको कैसे लग रहे होंगे कि यहां पर हमने पैसे दिए और बदले में देखो हमारी एसेट बनी है, एसेट परचेज हुई है ना, हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। ध्यान से देखो, संपत्ति बनी है। एसी खरीदा तो एसी तो मेरी एक एसेट बन गई ना।
देखो पैसे यहां भी दिए, पैसे यहां भी दिए। यहां पैसे देने से कोई मेरी संपत्ति नहीं बनी, कोई मेरी एसेट नहीं खड़ी हो गई, लेकिन ये ऐसे खर्चे हैं कि मेरी एक एसेट बन गई, एक संपत्ति बन गई, जो से मैं लॉन्ग टर्म तक उससे यूज करता रहूंगा। जैसे मशीनरी खरीद ली, समझ में आ गया? दोनों तरफ पैसे गए हैं, दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है जो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। ये फ्रीक्वेंटली नहीं होते, रोज रोज हम मशीन नहीं खरीदते, रोज एसी, रोज बिल्डिंग नहीं बनवाते। ये रेयर होते हैं, कभी कभार वाले होते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली अक्सर होते हैं, हर महीने आ जाते हैं। ये नहीं होते ऐसे हर महीने वाले। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट के होते हैं, इनका छोटा अमाउंट होता है, और ये कंपैरेटिवली हायर अमाउंट वाले होते हैं। देखो इनका खर्चा देख लो, इनका अमाउंट देख लो कितना होगा, और इनका अमाउंट देख लो कितना होगा, है ना। ये शायद हजारों में होगा, ये शायद लाखों में होगा। तो ये लेसर अमाउंट छोटे अमाउंट के होते हैं, ये हायर अमाउंट के होते हैं। ये एक मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हमें फायदा देते हैं, ये हमें लॉन्ग पीरियड तक फायदा देते रहते हैं, ठीक है। और जो मेन बात मैंने बताई है, इसमें कोई एसेट नहीं बनती और यहां पर हमारी एसेट बन जाती है। समझ में आ गया? अब आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर है वो कौन से हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं, एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सपेंस वर्ड जब भी हम यूज करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए कभी भी एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करते।